वेलकम टू ऑल सीबीएसई एजुकेशन इन हिंदी। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 11 का इंग्लिश का पेपर जो आपका कल होने वाला है। उसके लिए हमने तीसरा पेपर आपको करवाया था, तो उसका हमने पार्ट 1 जो है ऑलरेडी कर लिया है। जो बच्चे देखना चाहते हैं उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। आज की इस वीडियो में पार्ट 2 करेंगे इंग्लिश के पेपर का। थर्ड पेपर है ये आपका। इससे पहले मैंने आपको जो है मॉर्निंग शिफ्ट का सॉल्यूशन, पहला पेपर, दूसरा पेपर, इनके भी कई पार्ट मैंने करवा रखे। उनका जो पूरा प्लेलिस्ट है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। वहां से आप इजीली जो है देख पाएंगे। पेपर की बात करें यहाँ पे तो आप सभी को पता ही होगा कि पेपर का पैटर्न क्या रहने वाला है। जो नए बच्चे हैं उनके लिए मैं बता देता हूँ कि पेपर जो है आपका 80 नंबर का रहेगा। ठीक है, कुछ इस तरह से आप देख रहे होंगे। पेपर जो आपका रहेगा 80 मार्क्स का रहेगा और 3 घंटे आपके पास होंगे पेपर को करने के लिए। इंग्लिश का पेपर है आपका जो कल होने वाला है, इंपॉर्टेंट है। उसके लिए इवनिंग शिफ्ट की हम बात करें यहाँ पे। जो इंस्ट्रक्शंस दिए हुए उन्हें देख लेते हैं एक बार हम। इंस्ट्रक्शंस क्या-क्या है जो यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। पेपर जो है वो 3 सेक्शन में डिवाइड है। द पेपर इज डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शन। रीडिंग, कॉम्प्रिहेंशन। सेक्शन बी रहेगा जो आपका है, सेक्शन बी आपका रहेगा राइटिंग स्किल एंड ग्रामर का। एंड सेक्शन जो सी रहेगा वो आपका लिटरेचर वाला रहेगा। तो ये 3 सेक्शन आपके पूरे पेपर में है और सब में अलग-अलग जो है प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। सेक्शन ए में आपको पैसेज मिल जाएगा। ठीक है, 3 क्वेश्चंस इसमें होंगे, पैसेज होगा, दूसरा भी केस बेस्ड वाला पैसेज होगा और तीसरा जो क्वेश्चन रहेगा इसके अंदर वो नोट मेकिंग और समरी वाला रहता है। सेक्शन बी के अंदर आपका ग्रामर रहता है। ग्रामर में क्या-क्या आएगा आपका, ये सबसे पहले आपका जो है फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, उसके बाद रीअरेंज वाले क्वेश्चंस आएंगे और ग्रामर में आपको जो है एडवर्टाइजमेंट, पोस्टर हो गया, स्पीच हो गया और डिबेट, ये चीजें आपको देखने को मिलेगी। सेक्शन सी, इसके अंदर जो भी बुक से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो सेक्शन सी में होंगे। ऑल द सेक्शंस आर कंपल्सरी। डू नॉट एक्सीड द प्री सब्सक्राइब वर्ड लिमिट व्हाइल आंसरिंग द क्वेश्चन। वर्ड लिमिट को बोला गया क्रॉस नहीं करना है आपको। तीसरा पॉइंट है, प्लीज राइट डाउन द सीरियल नंबर ऑफ द क्वेश्चन पेपर इन द आंसर स्क्रिप्ट करेक्टली बिफोर अटेम्प्टिंग इट। जो भी आप क्वेश्चन के आंसर लिखेंगे उससे पहले आपको ये देख लेना है कि आपने जो क्वेश्चंस के नंबर डाले हो वो सही डाले हो। सेपरेट इंस्ट्रक्शन सभी पार्ट के लिए दे दिए गए जहां जहां जरूरत हुई है, वेर एवर नेसेसरी। ठीक है, तो ये है आपका पहला पेज। बाकी यहाँ से आपका जो है स्टार्ट हो जाता है सेक्शन ए। सेक्शन ए हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, आप जाकर देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोई डाउट रह जाता है आपका तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, नीचे आपको उसका भी लिंक मिल जाएगा। हम आते हैं पार्ट 2 जहां से हम स्टार्ट करेंगे। आपका जो सेक्शन बी है वो वाला सेक्शन हम जो है वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलते हैं हम सेक्शन बी की तरफ जहां से डिस्कस करना है हमें। ये है आपका ग्रामर वाला सेक्शन। यहीं से आज की जो पार्ट 2 है स्टार्ट होता है। सेक्शन बी ग्रामर एंड जो है राइटिंग स्किल वाला। क्वेश्चन आपका 4 है, यहाँ से थर्ड क्वेश्चन जो है आपका पहले ही जो पार्ट है सेक्शन ए उसमें हो रखा है। ग्रामर में बात करें हम, फिल इन द ब्लैंक्स आएगा सबसे पहले आपके। 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे फिल इन द ब्लैंक्स वाले आपके। और यहाँ पे जैसे पूछा गया, आई एम सिंपली सरप्राइज्ड एट योर लैक ऑफ अथॉरिटी ओवर हिम। ठीक है, मतलब मैं हिंदी क्या करूंगा इसकी बता के आपको जो है फिल इन द ब्लैंक्स भरना पड़ेगा। यहाँ पे एक और चीज रहेगा आपके लिए कि यहाँ पे जो है एक वो दे दिया जाएगा, हिंट की तरह आप इसे कह सकते हैं, सरप्राइज लिख दिया जाएगा। तो आपको उसे कन्वर्ट करना है या थर्ड फॉर्म लगानी है, ये सारी चीजें आपको दे दिया जाएगा ऑप्शन में। एमसीक्यू टाइप का नहीं, मतलब यहाँ पे आपको साइड में जो है ब्रैकेट में दे दिया जाएगा और उससे आप थोड़ा सा हिंट ले सकते हैं, वहां से आपको मिल जाएगा। जैसे ये तीसरा, दूसरा है, तीसरा है और चौथा है। इसमें मैं आपको इसमें आपको क्या है कि प्रैक्टिस के ऊपर ही ध्यान देना पड़ेगा और इंग्लिश आपको अच्छे से आनी चाहिए, तब आप भर पाएंगे, वरना थोड़ा मुश्किल होगा आपको करने के लिए। बाकी ये मैंने ले रखा है, बाकी इसको आप भी सोचिए कि इसको किस तरह से मैं समझा सकता हूँ। यहाँ पे ये आपका वो नहीं चल रहा है कि मैं आपको सिखा रहा हूँ कोई चीज कि फिल इन द ब्लैंक्स कैसा है, पेपर है पूरा। तो इस पैटर्न से आपका आएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको वहीं जाके पता चलेगा पेपर में ही कि क्वेश्चंस कैसा आया और क्या पुट करना है। बाकी मैंने आपको बता दिया, हिंट के लिए आपको साइड में दे दिया जाएगा ब्रैकेट में, वहां से आपको हिंट मिल जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरह से रहेगा ये वाला क्वेश्चन। रीअरेंज वाले क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन है आपका जो है क्वेश्चन नंबर 4 का ही ये दूसरा है। रीअरेंज एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, जो पैसेज है, पैरास है, टू फॉर्म मीनिंगफुल सेंटेंस। ठीक है, 4 दिए हुए, 4 में से किसी 3 को बोला गया है। यहाँ पे आपके सामने ये दिया हुआ है। जैसे सबसे पहले आपको क्या ढूंढना होता है, मैंने पहले भी बताया था, सब्जेक्ट ढूंढिए, फिर वर्ब ढूंढिए, प्लस जो हेल्पिंग वर्ब आपको ढूंढना है पहले, सॉरी,
मैं यहाँ लिख देता हूँ। इसको करने के लिए थोड़ा आपको अगर टेंस आता हो तो आपको थोड़ा ईज़ी हो जाएगा इसको करना। तो वही मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको एक नॉर्मल सी जो चीज़ रहती है, अगर इंग्लिश में देखें हम, सब्जेक्ट रहता है, हेल्पिंग वर्ब रहता है, जो हेल्पिंग 1 सेकंड, हाँ, हेल्पिंग वर्ब हो गया आपका। हेल्पिंग वर्ब मतलब क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है कि इज, एम, आर हो गया, शैल, विल हो गया, आपने ये देखे होंगे, वाज, वर हो गया, ये सब हेल्पिंग वर्ब होते हैं। प्लस क्या रहता है? फिर वर्ब होता है, फिर प्लस ऑब्जेक्ट रहता है। तो ये सारी चीज, ये आपकी सेंटेंस कुछ इस तरह से बनता है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आपको ढूंढना है, ठीक है? यहाँ पे देखेंगे वन विंटर मॉर्निंग, ठीक है? पहला आ गया वन विंटर मॉर्निंग। यहाँ पे देखेंगे आप, एक लड़का, अ बॉय वेंट फॉर हंटिंग। वेंट फॉर किसके लिए? हंटिंग के लिए। इसकी हिंदी क्या होगी? कि एक लड़का जो है, मतलब एक जो है सुबह, सर्दियों की एक सुबह जो है एक लड़का शिकार जो है करने गया। ये आप इसे इस तरह से हिंदी में जो है कन्वर्ट करेंगे। बाकी बी है आपका, यहाँ पे दिया हुआ है। राइट आंसर पे आपको नीचे दिखाई रखा हूँ कि सबके मैंने राइट आंसर लिख रखे, आप यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी ये भी है जो आपकी प्रैक्टिस के ऊपर निर्भर करता है। आपने कितनी प्रैक्टिस करी है, आपको कितना इंग्लिश आता है, उसी के हिसाब से आप ये सारी चीजें कर सकते हैं। पैसेज तो फिर भी आपको इंग्लिश नहीं आती तो ढूंढ लेंगे, लेकिन ये सारी चीजों में आपको इंग्लिश आनी ही पड़ेगी। मतलब थोड़े थोड़े से काम नहीं चलेगा इसमें। आपको थोड़ा अच्छा खासा जो है आना चाहिए, इंग्लिश समझ में आना चाहिए, इसकी मीनिंग समझ आनी चाहिए सबकी, ठीक है? तभी आप इन्हें कर पाएँगे। बाकी मैंने आपको ये दे दिया है, आप इसे जो है कर सकते हैं, थर्ड और फोर्थ, ठीक है? टोटल 4 है, 4 में से कोई 3 करने के लिए बोला गया है। आपके सामने सबके आंसर मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं। आप मैच करना चाहे या देखना चाहे तो देख सकते हैं यहाँ पे। बाकी ये चीज़ें आप ज़रूर याद रखें, सब्जेक्ट आएगा, जैसे दूसरे में हम देखें तो सबसे पहले सब्जेक्ट में क्या आता है? ही आएगा सब्जेक्ट में, फिर हेल्पिंग वर्ब है क्या इसकी, ठीक है? तो यहाँ पे है ही नहीं इसमें कहीं पे हेल्पिंग वर्ब, तो हम यूज़ नहीं करेंगे। इसके बाद ज देखेंगे वर्ब क्या है, ठीक है? तो यहाँ पे देखेंगे वर्ब जो है मेड, यहाँ पे वर्ब मेड नज़र आ रहा है, तो कुछ इस तरह से आपको करना है। आगे हम आए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ये आपका क्रिएटिव राइटिंग स्किल वाला सेक्शन, यही सेक्शन बी के अंदर ही आपका क्रिएटिव राइटिंग स्किल वाला जो पार्ट है वो चालू हो जाता है, जो 5वां क्वेश्चन से स्टार्ट है। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, वो है एडवर्टीजमेंट के ऊपर। एडवर्टीजमेंट किसके ऊपर है? कि आप क्या है, यू आर वेल क्वालिफाइड इन टीचिंग मैथ्स टू 11th एंड 12th क्लास, ठीक है? मतलब आप बहुत अच्छा जो है क्वालिफाइड टीचर है, एक तरह से आप समझ लीजिए, या आप पढ़ाने में बहुत अच्छे हैं क्लास 11th और 12th के बच्चों को मैथ के लिए, ठीक है? आप योग्य है। तो आपको जो है एक एडवर्टाइजमेंट तैयार करना है, जिसमें आपको जो है जो लोकल, जो डेली का न्यूज़पेपर होता है उसके अंदर आपको छपवाने के लिए। तो आप क्या-क्या देंगे? सिचुएशन वांटेड का है यहाँ पे, आपको जो है एक तरह से आप जॉब माँग रहे हैं, ठीक है? तो सिचुएशन वांटेड है, यहाँ पे लिखेंगे अवेलेबल अ वेल क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल हैविंग पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन मैथ, ठीक है? आप अपने बारे में बता देंगे, आपने किया क्या है। विलिंग टू टीच मैथ 11 एंड 12th क्लास इन द इवनिंग बिटवीन, टाइमिंग बता देंगे, कितनी बजे से कितने बजे तक टाइम रहेगा आपका, चार्ज क्या रहेगा यानी फीस क्या रहेगा आपका, रिजल्ट की क्या गारंटी दे रहे हैं, ठीक है? ये सारी चीजें आप यहाँ पे लिख देंगे, कॉन्टैक्ट नंबर दे देंगे, एड्रेस दे देंगे। कुछ इस तरह से जो है ये आपका एडवर्टाइजमेंट खत्म हो जाएगा। आपने देखे होंगे ऐसे बहुत सारे एडवर्टाइज ट्यूशंस क्लासेस के लिए, ठीक है? तो कुछ इसी तरह से इसको भी आपको तैयार करना है। ये आपका एडवर्टाइजमेंट हो जाएगा। फिर इसी के अंदर और है, इसमें भी आपका एडवर्टाइजमेंट ही पूछा गया है, लेकिन ये है आपका सेल के लिए, ठीक है? सॉरी, परचेज के लिए। यू आर अमित या अमिता लिविंग एट 57 डीडीए फ्लैट्स रूपनगर, यू वांट टू परचेज अ सेकंड हैंड कार एज यू हैव रिसेंटली शिफ्टेड टू दिल्ली, ठीक है? यहाँ पे जो बोला गया है, आपका जो है यू आर क्या है, आप जो है अमित या अमिता है और आप रहते हैं टीडीए फ्लैट जो रूपनगर है वहां पर। आप जो है सेकंड हैंड कार जो है वो खरीदना चाहते, और जो है हाल ही में, मतलब जल्दी ही आप जो है यहाँ पे शिफ्ट हुए, कहा, दिल्ली में। तो आपको जो है एक एडवर्टीजमेंट तैयार करना है, जिसमें 50 शब्दों में आपको बताना है, लोकल दिल्ली, ठीक है? न्यूज़पेपर आप इसको कह सकते हैं। तो यहाँ पे आप परचेज़्ड के लिए आप लिखेंगे, जैसे फॉर परचेज़्ड है। और यहाँ पे एक चीज़ और, कि मैंने इसे बॉक्स में नहीं डाला है, आपको इसे बॉक्स में डाल लेना है, ठीक है? कुछ इस तरह से आपका ये हो जाएगा। और यहाँ पे लिख देंगे वांटेड अ सेकंड हैंड ब्लैक कलर डिज़ाइन, आप लिख देंगे जो-जो आपकी नीड है, ज़रूरत है।
और कितने जो है क्या रहना चाहिए, कितने साल पुराना, मोर देन 3 ईयर ओल्ड होना चाहिए इन्होंने कहा है। शुड हैव लेदर जो है सीट कवर, जो है लेदर का जो सीट कवर होना चाहिए, एसी एंड स्टोव, एसी भी होना चाहिए। सारी चीजें जो भी आप चाहते हो उसके अंदर वो लिख देना है आपको। फिर जो है आप अपना एड्रेस, मोबाइल नंबर डाल सकते हैं। प्राइस भी आपको डालना है। प्राइस यहाँ पे लिखा हुआ नहीं डालते, मतलब नेगोशिएबल डालते कि ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। बाकी बात आप जो है मोबाइल नंबर डाल सकते हैं और आप जो है यहाँ पे टाइमिंग भी डाल सकते हैं, कितने बजे से कितने बजे तक आप फ्री है, टाइमिंग क्या है। अब हम आते हैं एडवर्टाइजमेंट के बाद जो है एक पोस्टर की तरफ। ये है आपका पोस्टर दिया हुआ है, यू आर सेलिब्रेटिंग रोड सेफ्टी वीक। 6 जनवरी से 12 जनवरी के बीच क्या है, आप रोड सेफ्टी जो वीक है वो आप मना रहे। और एज पार्ट ऑफ द सेलिब्रेशंस यू हैव बीन asked to design a poster in not more than 50 words, you may use slogans। ठीक है, 3 नंबर का है और इसमें बोला गया है कि रोड सेफ्टी वीक आप जो है मना रहे और आपको क्या करना है, एक पोस्टर बनाना है। तो जो रोड सेफ्टी है उसके ऊपर आपको जो है जैसे यहाँ पे देखेंगे मैंने नीचे लिख रखा है, यहाँ और में भी आपका दिया हुआ है, जैसे डिजाइन ऑफ पोस्टर इट इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स ऑन बिहाफ ऑफ द म्युनिसिपल अथॉरिटी ऑफ दिल्ली क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट प्रॉपर गार्बेज डिस्पोजल एंड मेकिंग दिल्ली अ गार्बेज फ्री सिटी, यू मे यूज स्लोगन्स। ठीक है, तो ये आपके अथवे में रहता है, ये वाला मैंने आपको पहले भी करवाया था क्वेश्चन। बाकी मैंने आपको रोड सेफ्टी के ऊपर बताया है, इधर कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं 6 से 12 जनवरी, और यहाँ पे डेट डाल देंगे। आप यहाँ पे रोड बना सकते हैं, आपको कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी दिखानी पड़ेगी पोस्टर के अंदर, क्योंकि कम शब्दों में जो है ज्यादा चीजें कहना, उसके अंदर क्रिएटिविटी से ही आ सकती है। कुछ चीजें लिख देंगे, डोंट यूज मोबाइल फोन्स व्हाइल ड्राइविंग, ठीक है। और भी कई सारी चीजें लिख देंगे। आप जो है ड्राइविंग करें तो ड्राइविंग करते समय जो है नींद, मतलब नींद आ रही हो जब ना करें, ऐसी सारी चीजें आप यहाँ पे लिख सकते हैं। कुछ स्लोगन्स भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ इस तरह से आप पॉइंट भी डाल सकते हैं, ठीक है। लाइफ इज प्रीसियस, टेक केयर, ड्राइव केयरफुली, ठीक है। लाइफ बहुत जरूरी है, अब पता ही है। तो ये आप कुछ इस तरह से लिख देंगे, ये आपका हो जाएगा पोस्टर। तो इसके अंदर मैंने एक ही बताया, ये वाला मैंने आपको पहले भी बता रखा है, करवा रखा है। आप देखना चाहते हैं तो पहले की वीडियोस आप जरूर देखें। आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर इसी के 5th के, आपका जो क्वेश्चन नंबर चल रहा है उसके 3rd क्वेश्चन पे। आप क्या है, मलिक और मलिका, आप 11th ए, यू आर मच कंसर्न अबाउट द पुअर क्वालिटी ऑफ अनहाइजीनिक फूड supplied at some of the fast food centers in your locality, which is highly detrimental to health। राइट अ स्पीच लिखना है आपको किसके ऊपर, कि जो फास्ट फूड है उसके ऊपर आपको जो है उसके ऊपर आपको पूरा स्पीच लिखना है। कहाँ पर, मॉर्निंग असेंबली में। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से स्पीच में आप बताएंगे फास्ट फूड हमारे सेहत के लिए किस प्रकार जो है वो हानिकारक है। बहुत सारी चीजें आप इसके अंदर कह सकते हैं। यहाँ पे मैंने फास्ट फूड और जंक फूड जो है इनमें से आप कोई एक यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ इस तरह से स्टार्ट होता है स्पीच के लिए, आपको पहले से पता होगा कि मॉर्निंग असेंबली में कह रहे तो रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल, टीचर एंड माय डियर फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग और टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। और इवनिंग जो है, तो अगर इवनिंग में हो रहा है ये, तो आप इवनिंग कहेंगे। टुडे माय नेम इज, ये कहेंगे, जैसे टुडे आई मलिका ऑफ 11th आई एम हियर टू स्पीक ऑन द टॉपिक फास्ट फूड और जंक फूड, ठीक है। यहाँ पे आपको कोई एक लिखना है फास्ट फूड, और यहाँ पे फिर स्टार्ट करेंगे कुछ इस तरह से, फास्ट फूड किस तरह से हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक होता है। फास्ट फूड जो है वो जो हमारे आसपास बिकता है, जैसे इन्होंने बता रखा है कि जो हमारे सेंटर्स है वहाँ के नियर बाय जो आप कह सकते हैं, तो वहाँ फास्ट फूड मिलते हैं जिसमें जो है सफाई का ध्यान नहीं रखा जाता। ज्यादातर ऐसे होते हैं ऐसे, सफाई का भी ध्यान रखते हैं, लेकिन फास्ट फूड जो होते हैं हमारे शरीर के लिए वो अनहेल्दी होते हैं। ये सारी चीजें आप यहाँ पे डाल सकते हैं। इस फास्ट फूड की बजाय हमें जो है फ्रूट खाने चाहिए, ये सारी चीजें जो है आप इसके अंदर एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पे जो है मैं पूरा आपको दिखा दे रहा हूँ, बाकी आप इन्हें पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा। यहाँ पे आप जो है एक लाइन भी स्लोगन्स की तरह यूज कर सकते हैं, जैसे ईट हेल्दी, लाइव हेल्दी, थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे। तो यहाँ पे कुछ लास्ट में आप स्लोगन्स का यूज कर सकते हैं। कुछ इस तरह से आपका जो है ये हो जाएगा स्पीच, ठीक है। कुछ ऐसा ही होगा स्पीच। इसके बारे में आगे हम देखें अगले क्वेश्चंस में।
इसी में अथवा दिया हुआ आपका, द स्पोर्ट्स इन चार्ज ऑफ योर स्कूल हैज आस्क्ड यू डिलीवर अ स्पीच ऑन द वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट इन लाइफ। वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स इन लाइफ के ऊपर जो है आपको मॉर्निंग असेंबली में एक स्पीच देना है। तो यहाँ पे आप कुछ इस तरह से हेडिंग डाल लेंगे, रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल्स, ठीक है, worthy teachers and my dear friends, today I am going to express my view on the value of games and sport in our life। तो स्पोर्ट्स के बारे में बताएंगे आप जो है, स्पोर्ट्स इज अ नेचुरल in man, it is the most ancient and most natural means of recreation and fitness for him। ठीक है, यहाँ पे बताया गया बहुत एंशियंट है, एंशियंट मतलब प्राचीन है, फिटनेस को अच्छा करता है, ये सारी चीजें आप डाल सकते हैं। आजकल के जो गेम है वो कहाँ पे जा रहे हैं, इंडिया में क्या हो रहा है, कौन से गेम हो रहे हैं, कुछ इसके बारे में भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। और यहाँ पे द वैल्यू ऑफ द ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट इन आवर लाइफ के बारे में भी बताएंगे आप कि किस तरह से जो है उसकी वैल्यू है। इसमें ये भी बताएंगे कि आज के समय का जो दौर चल रहा है जिसके अंदर हमने जो है फिजिकल गेम को पूरी तरह लगभग जो है बंद कर दिया है, तो हमें जो है इस तरह के स्टेप उठाने चाहिए, ये सारी चीजें आप यहाँ पे कह सकते हैं। तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा आपका जो है स्पीच, ठीक है। इसके बाद जो है आगे आएंगे, क्वेश्चन नंबर जो इसका 4th रहेगा, इसके अंदर आपका जो है ये पूछा जाएगा आपसे जो है डिबेट के लिए, ठीक है। डिबेट में भी आपको फेवर या अगेंस्ट किसी एक के बारे में आपको बोलना है। क्या है इसका, अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर आपका 4th है। 4th में है ये वाला जो क्वेश्चन पूछा गया है कि यू आर स्नेह या जो है स्नेहिल, ठीक है। आप ऑफ इंडियन पब्लिक स्कूल आगरा, राइट अ डिबेट ऑन द टॉपिक जो है ओल्ड एज होम्स आर नेसेसिटी इन टूडेज वर्ल्ड। यहाँ पे जो क्वेश्चन, ये जो आपका क्वेश्चन कह रहा है आपको डिबेट लिखना है किसके ऊपर, वृद्धाश्रम की एक आवश्यकता है, इसके ऊपर आपको डिबेट लिखना है, जरूरत है कि नहीं है वृद्धाश्रम की। तो यहाँ पे जो है आप फेवर में भी कह सकते हैं और अगेंस्ट में भी कह सकते हैं। यहाँ पे वृद्धा आश्रम के जो है आपको फायदे और नुकसान बताने हैं, कोई एक चीज बताना है, तो यहाँ पे ये सारी चीजें लिख सकते हैं। फेवर में अगर आपको लिखना है तो यहाँ पे जो है जो भी मेंबर्स है उसको आप रिस्पेक्ट देंगे। टीचर एंड माय डियर फ्रेंड, अ वेरी चीयरफुल मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, टुडे आई स्नेहिल will present my view in favor on the topic old age homes are a necessity in today's world। यानी आज की जो जरूरत आज के समय है उसमें बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है, आवश्यकता इसकी है। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से आप जो है ओल्ड एज मतलब वृद्धाश्रम का मतलब वो होता है जहाँ पे आपको भी पता होगा जब बेटे जो है अपने माँ बाप को बाहर निकाल देते या किसी कारणवश जो है या उनका पूरा नहीं रह पाता, कोई भी नहीं रहता, अकेले है, तो वो वृद्धाश्रम चले जाते हैं, वहां पे रहते हैं। यहाँ पे बोला गया वृद्धाश्रम रहना चाहिए या नहीं, आपको अगेंस्ट या तो अगेंस्ट में दीजिए या तो फेवर में दीजिए अपने व्यू। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से अगेंस्ट में और फेवर में दोनों में मैंने दे रखा है, आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारी चीजें आपकी लिखी हुई है बेटे और माँ के बारे में, ठीक है, मतलब एक रिश्तों के बारे में लिखा हुआ है, फैमिली के बारे में लिखा हुआ है कि किस तरह जो है आज का जो मॉडर्न युग चल रहा है उसके अंदर ये चीजें बढ़ती जा रही है। और जो है जैसे जैसे मतलब अभी देखिए हमें इसके अगर हम फेवर में कहेंगे तो जैसे जैसे समय ठीक होता है, एजुकेशन धीरे धीरे आएगी तो फिर समझने लग जाएंगे लोग, तो हम इसके फेवर में कह सकते हैं, बहुत सारी चीजें इसके अंदर ला सकते हैं, ठीक है। अगेंस्ट में हम इससे कहेंगे जो मैंने बोला आपको, फेवर में तो ये कहेंगे कि भाई जरूरत है क्योंकि जनसंख्या जैसे बढ़ती जा रही है उसमें जो है ये प्रॉब्लम भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और कई ऐसे लाखों लोग हैं जो ऐसे ही जो है रोड पे रहते हैं, जो जिन्हें घर से बाहर निकाल दिया जाता है, तो इसकी भी एक प्रॉब्लम है। तो इसके अंदर आप लिख सकते हैं फेवर में। अगेंस्ट में लिख सकते हैं आपकी एजुकेशन जैसे जैसे धीरे बढ़ती जा रही है तो उससे क्या पता ये आगे चल के जो हमें जो है ये ठीक हो सके, ठीक है, इसके ऊपर आपको कहना है। और अगर हम ये भी कह सकते हैं कि अगर हम ये स्टार्ट कर दिए वृद्धाश्रम जैसी जो चीज है, स्टार्ट है ऑलरेडी, लेकिन इसमें आपको बोलना है जैसे ये चीजें हम अगर और फैलाते गए तो ऐसे होगा कि और भी ज्यादा जो है ये चीजें हो सकती है, जिसमें बेटा सोच सकता है कि जो है वृद्धाश्रम है जो कि वहीं भेज दिया जाना चाहिए, ऐसी सारी चीजें हो सकती है। तो आप अगेंस्ट और जो फेवर है दोनों में से किसी एक में आपको आंसर देना है। 8वें में जो दिया हुआ है इसमें आपको स्टूडेंट शुड बी अलाउड टू टेक मोबाइल फोन्स इन स्कूल टू स्कूल,
यानी यहाँ पे जो डिबेट है वो इसके ऊपर है कि क्या जो बच्चे हैं उनको स्कूल में जो है मोबाइल फ़ोन अलाउ करना चाहिए या नहीं? आपको इसके ऊपर डिबेट लिखना है और इसका आंसर मैंने नहीं दिया। इसका आंसर आप भी जो है बहुत आसान तरीके से लिख सकते हैं। आप इसके फ़ायदे नुकसान दोनों लिख सकते हैं। अगर स्कूल में ले जाएँगे तो इससे आपको पढ़ाई में डिस्टर्ब होगा, ठीक है? क्योंकि मोबाइल रहता है तो आजकल का ऐसा समय चल रहा है जैसे ही नोटिफ़िकेशन आया 1 मिनट के लिए देखना होता है, आप उसमें 2 घंटे लग जाते हैं। तो एक नेगेटिव जो है इफ़ेक्ट पड़ जाएगा मोबाइल फ़ोन से। मोबाइल फ़ोन से ज़्यादा जो है बच्चे चिड़चिड़े टाइप के हो जाते हैं। नज़रअंदाज करना या बदतमीज़ी से बात करना, ऐसी सारी चीज़ें होती है। मतलब ऐसा नहीं कह रहा सारे बच्चे ऐसे करते, लेकिन मोबाइल फ़ोन ले जाएँगे तो फिर गलत भी हो सकता है और गलत क्या है और सही क्या है, ये सब आप भी जानते ही होंगे। तो यहाँ पे आपको डिबेट लिखना है, यहाँ से आपका सेक्शन सी स्टार्ट हो जाता है। ये हमने जो किया है अभी तक हमने सेक्शन बी कंप्लीट कर लिया है और सेक्शन सी करते हैं हम आगे, ठीक है? सेक्शन बी में देखिए आपके जो टॉपिक दिए हुए हैं उसके बारे में आपको थोड़ा नॉलेज होना चाहिए और इंग्लिश आनी चाहिए, टूटी-फूटी मतलब थोड़ी-थोड़ी आनी चाहिए ताकि आप अ, जैसे हिंदी में सोच सको और इंग्लिश में उसको कन्वर्ट कर सको। ऐसी इंग्लिश आपको आनी चाहिए तब आप जो है उसे कर पाओगे। आगे सेक्शन सी स्टार्ट हो जाता है लिटरेचर वाला जो आपकी बुक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इसके अंदर जो क्वेश्चन होंगे उस जैसे यहाँ 6 क्वेश्चन स्टार्ट है ये आपके पोयम से है। वेयर डिड माय चाइल्डहुड गो, ठीक है? ये वाला क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वाला चैप्टर ही आप पूरा पक्का करके जाइए। जो छठा क्वेश्चन होगा उसका पहला होगा वो चाइल्डहुड से ही होगा। इसको आप जरूर करके जाइए। यहाँ पे जैसे बोला गया है क्वेश्चंस की तरफ आएंगे हम। ये इसमें देखिए हिंट टाइप का मिल जाता है या मिलता भी नहीं है। इसमें आपको जो है पूरा चैप्टर आपको जानना पड़ेगा तभी आप आंसर लिख पाएँगे। बाकी इन दिस लाइन माय रेफर टू द किसको कहा माय जो है वो किसको रेफर किया गया? तो जो पोर्ट है मार्कस नाथन उसको किया गया है। क्वेश्चन दूसरा है इट इज़ द सेकंड लाइन रेफर टू जो सेकंड लाइन है वो किसको रेफर की गई है? आई वेंट टू सम फॉरगॉटन प्लेस, ठीक है? तो यहाँ पे किसको जो है तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन दिए हुए आपको बताना है जो सेकंड लाइन है वो किसको द पोर्ट्स चाइल्डहुड के बारे में बताया गया है, ठीक है? आगे हम देखें थर्ड क्वेश्चन है वेयर हैज इट गॉन टू तो वो जो है सम यहाँ पे देखेंगे आई वेंट इट वेंट टू सम फॉरगॉटन प्लेस तो ये राइट आंसर निकल कर आ जाएगा कुछ इस तरह से चाइल्डहुड वाला चैप्टर जो है आप जरूर कर लीजिए इसमें से आपका छठे का जो पहला क्वेश्चन है 3 नंबर का कंफर्म है आना और ये पोयम वाली जो चीजें हैं मेरे को भी आसान नहीं लगती ये क्योंकि मेरे को भी पोयम ज्यादा अच्छा नहीं लगता है ना समझ आता है लेकिन मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अच्छे तरीके से समझाने के लिए मैं इसे समझ सकूँ। और में दिया जाएगा आपका जो है एक और कुछ इस तरह से पोयम होगा, इसके अंदर क्वेश्चंस पूछे जाएँगे और यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन है नेम द जो वॉइस ऑफ द रेन चैप्टर है जिसके वॉल्ट व्हिटमैन जो है राइटर है। तो जो नाम है और जो पोयम के पोयम है, पोयम का नाम और जो पोएट का नाम है उसको आपको लिखना था। तो द वॉइस ऑफ द रेन ये चैप्टर का नाम है आपका बाय किसका वॉल्ट विटमैन का। क्वेश्चन दूसरा है हु इज द स्पीकर इन दिस लाइन स्पीकर कौन है इन दिस लाइन यानी इस लाइनों में तो आपको बताना है आपके सामने ऑप्शन है द पोर्ट द रेन ठीक है द अर्थ बोथ ए एंड आर तो राइट आंसर निकल कर आ जाएगा पोर्ट और रेन दोनों ही जो है इसके स्पीकर है तो ऑप्शन डी राइट आंसर निकल कर आ जाएगा इसका। क्वेश्चन थर्ड है व्हाट आर द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स आर्ट एंड हो ठीक है तो आर एंड यू राइट आंसर निकल कर आ जाएगा ऑप्शन और क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर ये हो जाएगा। कुछ इस तरह से आपका पहला जो रहता है पोयम कुछ इस तरह से ये हो जाएंगे 3-3 नंबर के ये किसी एक को करना है आपको अथवा इसके अंदर आपको बहुत देखने को मिलेंगे ऐसी बात नहीं है। आपने अगर आधे भी चैप्टर पढ़े हैं तो उसके अंदर जो पोयम के हैं अगर आपने आधे भी तैयार कर लिया अच्छे से तो आप अच्छे अच्छा खासा नंबर ला सकते हैं। यहाँ पे देखिए अब ये वाला जो है कुछ स्टोरी टाइप का रहेगा दूसरा और इसके अंदर क्वेश्चन जैसे पूछा गया व्हाट बीस्ट इन द नरेटर टॉकिंग अबाउट ठीक है तो यहाँ पे देखेंगे इसको पढ़ेंगे आप और अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो आपको आंसर पता होगा क्या आएगा क्योंकि इसके ऊपर बिल्कुल आपको इसके ऊपर आंसर नहीं मिलेगा मतलब इसके अंदर आपको सारे आंसर नहीं मिलेंगे ये सिर्फ हिंट के लिए होता है कि आपका चैप्टर कौन सा है कुछ लाइनें दे दी जाती है चैप्टर को आप समझ पाओ किस किस चैप्टर से ये चीजें क्वेश्चंस पूछे गए हैं ठीक है। जैसे राइट आंसर जो है आपका यहाँ पे द टिबेटन मास्टिस ठीक है ये राइट आंसर निकल कर आ जाएगा मास्टिफ जो है पहले का
दूसरा हम देखें, दे वुड एक्सपोर्ट जो है इनटू एक्शन, व्हाट डज दिस मीन। ठीक है, यहाँ पे जो क्वेश्चन बोला गया है दूसरा है आपका, ये क्वेश्चन है आपका, दे वुड जो है एक्सप्लोड इनटू एक्शन, इसका मतलब वे कार्रवाई में विस्फोट करेंगे, इसका क्या मीनिंग है। तो द डॉग्स वुड चेज द कार विद ग्रेट स्पीड, जो कुत्ता होता है वो बड़ी तेजी से कार का पीछा करने लग जाता है, ठीक है, करते करते। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ डॉग्स वेयर द टिबेटन, जो मस्टिफ्स है, ठीक है, मस्टिफ। और यहाँ पे राइट आंसर देखें हम, हग एंड ब्लैक वेरी क्विक कार्ड, यानी तिब्बती मास्टिफ्स के बारे में किस प्रकार के कुत्ते थे पूछा गया था। तो विशाल होते हैं, मतलब बड़े होते हैं, ब्लैक कलर के, बहुत तेज दौड़ने वाले, और एक गार्ड की तरह जो है रक्षक आप इसे कह सकते हैं। तो कुछ इस तरह से इसका आंसर आएगा। आगे हम अथवे में देखें, इसके अथवे में भी कुछ स्टोरी टाइप का ही क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे। और इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया, जो आपका यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन है, टू whom या व्हाट द टूरिस्ट हैड द टूरिस्ट कम टू रिस्पेक्ट टू। ठीक है, यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया, जो टूरिस्ट होता है, जो घूमने जाता है उसे पर्यटक बोलते हैं, किसके प्रति जो है वो सम्मान रखते हैं, तो मम्मी ऑफ टूट के प्रति। ऑप्शन बी राइट निकल कर आ जाएगा। बाकी इसमें आपको एक बार देख लेना है, अगर हिंट मिलता है या आंसर मिलता है तो आप इसके अंदर जरूर चेक कर ले। आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। व्हाट डज द वर्ड मोरल्स जो है डिस्पिक्ट इन द पैसेज। ठीक है, यहाँ पे जो बोला गया है, जो मोरल्स मतलब होता है भित्ति चित्र, ठीक है। तो मकबरों यहाँ पे जो है बोला गया है, तो एट वर्क ऑन द वॉल्स ऑफ द टॉम, यानी मकबरों की दीवारों पर जो है कलाकारी दिखाता है। इसमें पूछा गया था व्हाट डज द वर्ड जो है मोरल्स डिस्पिक्ट इन द पैसेज, यानी जो आपने पैसेज पढ़ा उसके अंदर जो भित्ति चित्र है वो शब्द क्या दर्शाता है, पूछा गया था। तो ये दर्शाते हैं मकबरों की जो दीवार है उसके ऊपर कलाकारी। जो मुराल्स है उनको कहते हैं जो दीवारों पे चित्र किया करते थे पहले के समय। अगर आप देखोगे जो गुफाएं में लोग रहा करते थे तो उसमें हमें चित्र भी पाए गए दीवारों पर, तो उसे हम बोलते हैं भित्ति चित्र। आगे हम देखें, तीसरा क्वेश्चन है वेयर वाज टूट्स गिल्ड फेस। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया है टूट जो है उसका जो चेहरा था, सुनहरा चेहरा, वो कहाँ था आपसे पूछा गया। तो कॉफिन लिड यानी ताबूत के ढक्कन, ठीक है, ताबूत के ढक्कन के अंदर। तो ये आपका जो है राइट आंसर निकल कर आ जाएगा, कॉफिन में था। ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर जो है हमने दूसरा देखा, ठीक है, यानी आपका जो है क्वेश्चन नंबर चल रहा है आपका छठा क्वेश्चन चल रहा है जिसका हमने दूसरा देख लिया। अब तीसरे पे आते, तीसरे में भी आपको और देखने को मिलेगा। तीसरा भी कुछ इसी तरह से स्टोरी टाइप का है, और इसमें मैंने स्टोरी थोड़ी बड़ी ले रखी है, इसमें आंसर्स मैंने ऐसे दे रखे कि आप इसे खुद ढूंढे। ठीक है, जैसे whom does she refer to here, यहाँ पे पूछा गया क्वेश्चन why is she talking away things which belong to the author's mother, where does she live, और why did instinct to save all the nice thing। यहाँ पे बोला गया, ये अगर आप चैप्टर देखेंगे तो ये है, मैं आपको हिंदी में समझा देता हूँ। जैसे एक क्वेश्चन है हु डज, यानी किसे जो है संदर्भित किया जा रहा है वह कहकर। इसके दूसरा क्वेश्चन है वह उन चीजों को क्या क्यों ले जा रही, लेखक की माँ, जो लेखक की माँ की है। तो यहाँ पे भी देखेंगे, इस पे भी आपको आंसर मिल सकता है। जो लेखक की माँ है उसकी सामान वो क्यों ले जा रही है आपको बताना है, यहाँ पे राइट आंसर मिल जाएगा। अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो ये आपको पता होगा वेयर डज सी लाइव, ठीक है, वो कहाँ रहती थी, तो 46 मार्कोनी स्ट्रीट पे जो है वो रहा करती थी। व्हाई डिड शी इंस्टेड टू सेव ऑल द नाइस थिंग, ठीक है, यानी जो उसने सभी जो चीजें थी अच्छी चीजें वो बचाने पर जो बचाने पर उसने जोर क्यों दिया आपसे बोला गया। तो यहाँ पे भी देखेंगे सी इवन इंस्टेड ही वांटेड टू सेव ऑल माय नाइस थिंग, इफ वी हैव टू लीव हियर वी शैल लॉस एवरीथिंग शी सेज। तो ये राइट आंसर उसका आ जाएगा। तो कुछ इस तरह से आपको इनके आंसर भी ढूंढने हैं। दो के तो मैंने आपको बता ही दिए। अथवे में बोला गया है क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द फार्मर, फार्मर का नेम क्या है आपको बताना है। या अगर आपने चैप्टर पढ़ा हो तो आपको पता होगा फार्मर का क्या नाम है। whom does my young friend refer to, ठीक है, यानी जो है ये किसको कहा जा रहा है आपको बताना है कि जो माय यंग फ्रेंड है वो किसे संदर्भित करता है आपको बताना है। आपके सामने ये ऑप्शन दिए हुए हैं। फाइंड अ वर्ड from extract which means the same as
डाउटफुल, ठीक है। डाउटफुल जैसा जो है आपको सेम वर्ड ढूंढना है जो लगे सेम है, तो आपको जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है आपको ढूंढना है इसमें। डाउटफुल जैसा जो है सस्पिशियस आप इसे कह सकते हैं, एक तरह से शायद ये हो जाए राइट आंसर। विच ट्रेट ऑफ द फैमिली इज बीइंग रेफर्ड टू, यानी जो परिवार की किस विशेषता का इसमें उल्लेख बताया जा रहा है, इसमें किया जा रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे होनेस्टी के बारे में जो है बताया जा रहा है, इनकी ईमानदारी, एक तरह से आप इसे यही कहेंगे, ठीक है। तो ये इनके बारे में बताया जा रहा है, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा आपका। बाकी मैंने कुछ जैसे 2 क्वेश्चन हो गए, ये मैंने आपके ऊपर छोड़े। ये क्वेश्चंस आपको आने चाहिए, अगर आपने चैप्टर पढ़े तो आप इजीली दे देंगे, बहुत इजी क्वेश्चंस है। आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है आंसर एनी वन आउट ऑफ द फॉलोइंग, किसी एक का आंसर देना है आपको, ठीक है। पहला होगा और बी भी रहेगा, बी में भी आपको जो है एक का आंसर देना है। एक्सप्लेन बोथ वेर जो है द लेवर्ड इज ऑफ लॉस एंड रेफरेंस टू द पोएम ऑफ फोटोग्राफ। यहाँ पे जो बोला गया है, कविता आपने पढ़ी होगी फोटोग्राफ के बारे में, तो बोथ ब्री विथ द लेवर्ड इज ऑफ लॉस, ठीक है। यहाँ पे जो बोला गया इसके बारे में आपको बताना है। तो फॉर द पोर्ट लॉस मींस द डेथ ऑफ हिज मदर। लॉस का मतलब क्या है, उसकी माँ की जो है मृत्यु, यही उसकी उसका लॉस है। यहाँ पे बोला गया बोथ ब्रे जो है विद द लेवर्ड इज ऑफ लॉस। लॉस का मतलब क्या कहा गया, पोर्ट की जो है माँ का मरना, यहाँ पे डेथ हो गई उनकी, तो वही जो है लॉस दिखाया गया है। ही हैज मेमोरीज ऑफ हिज डेड मदर बट ही misses her daughter and her presence which will never return to the port. Thus both remember their past with laughter that hides the sadness as one can never relive those ghosts and moment. तो ये आपको कुछ इस तरह से आ जाएगा कि उसके पास जो अपनी जो माँ की जो है मृत्यु की जो है वो यादें थी, लेकिन वह जो है उसकी हंसी और उसकी जो जो उपस्थिति थी उसको याद करता था। और कभी-कभी जो है कभी जो है कभी पास कभी नहीं लौटेगा, इस प्रकार जो है हंसी के साथ याद करते थे वो सारी चीजें, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर जो है वो दर्द भी था। तो ये सारी चीजें आप लिख सकते हैं। और में आप देखेंगे 8वें में पूछा गया इसी के, डू यू थिंक इट वाज द sheer luck ऑफ द स्किल ऑफ द कैप्टन व्हिच सेव जो है वॉयजर्स। यहाँ पे बोला गया आपको क्या लगता है कि जो सरासर है, ठीक है, अ, जो सरासर जो किस्मत या कप्तान का कौशल था, यानी उनको जो बचाया बचे वो किस्मत था, या उनकी जो है एक तरह से आप कह सकते हैं कौशल था जिसने यात्रियों को बचा लिया, इसके बारे में आपको बताना है। तो ये क्या है, कैप्टन का स्किल है, ही नीडेड सेव द पैसेंजर, ठीक है, ये स्किल था जिसके कारण जो है कप्तान जो कैप्टन स्किल हैड इन नीड save the passenger. He was just lucky to have a understanding, supportive, and brave family who supported him through his tough times. The storm severely affected the wave walker, resulting in capsizing with her masts nearly horizontal. ठीक है, तो कुछ इस तरह से आ जाएगा कि कप्तान का जो कौशल था जिसकी वजह से वो जो है यात्रियों को बचा लेता है, और वे भाग्यशाली थे तो उनके पास एक जो है समझदार, एक सहायक कह ले, एक बहादुर परिवार था जिसने उनके कठिन समय में उनका साथ दिया। और तूफान ने वेव वॉल्कर को जो है गंभीर रूप से प्रभावित किया, जिसके परिणाम स्वरूप उसे मस्तूल लगभग क्षैतिज रूप से जो है उनके पलट गए। ये सारी चीजें इसका हिंदी में मतलब रहता है। इसी के अंदर बी रहेगा, बी में भी आपको और दिया हुआ है, इन दोनों में से कोई एक करना है, ऊपर इन दोनों में से कोई एक करना है, ठीक है। ए में इन दोनों में से एक और बी में इन दोनों में से एक करना है। यहाँ पे पूछा गया है हाउ वाज बखर्स, जो है यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, जो बखर है अकाउंट ऑफ द बैटल ऑफ पानीपत डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वाज रिटन इन द हिस्ट्री बुक। हिस्ट्री बुक में जो है बखर के बारे में, इतिहास की जो पुस्तकें है उसके बारे में पूछा गया कि किस प्रकार अलग था लिखा हुआ जो बैटल ऑफ पानीपत था, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना है ऑल हिस्टोरिकल टेक्स्ट जो है स्टेट द मराठा आर्मी लॉस्ट द बैटल बिकॉज विश्वास राव वाज वॉन्डेड बाय बुलेट, ठीक है। यहाँ पे कहा गया कि सभी जो ऐतिहासिक ग्रंथ है उसमें कहा जाता है कि मराठा जो सेना थी लड़ाई हार गई थी, क्योंकि जो विश्वास राव थे एक गोली से वो क्या हो गए थे, घायल हो गए थे। विच डिस्ट्रॉयड द स्पिरिट ऑफ द आर्मी, जिसने सेना की भावना को ही नष्ट कर दिया। तो ये कुछ इस तरह से राइट आंसर आ जाएगा। इसमें अथवा है आपका द रूट ऑफ कॉज ऑफ जनरेशन गैप
presented in the poem Father to Son lies in the fact that is only the father talking to his son rather than hearing or understanding him। ठीक है, यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है कि कविता में जो बताया गया कि अ, केवल जो है पिता ही है जो पुत्र को सुनने या समझने के बजाय उससे बात कर रहा है, व्याख्या करना है आपको। तो वन रीजन फॉर जनरेशन गैप इज लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड कम्युनिकेशन। जो जनरेशन गैप है एक कारण समझ और संचार की जो कमी है उसके कारण ये राइट आंसर आ जाएगा। आपको एक्सप्लेन करना है, मैंने डायरेक्ट इसको आंसर दे दिया है। 8 क्वेश्चन पे आएंगे हम। 8वां जो क्वेश्चन है आपका, इसमें बोला गया है आंसर एनी वन आउट ऑफ 2 है। 2 क्वेश्चन होंगे उसमें से आपको एक का आंसर देना है। तो क्वेश्चन क्या है, हाउ डिड आराम रिएक्ट व्हेन ही सॉ द हॉर्स, व्हाई कुड ही नॉट बिलीव हिज आईज। यानी आराम को अपनी आंखों पर जो है यकीन क्यों नहीं होता, ठीक है, व्हाई कुड ही नॉट बिलीव, वह अपनी आंखों पर क्यों यकीन नहीं कर पाता। तो इसका रीजन है व्हेन आराम ने जब खिड़की से बाहर देखा, आउट ऑफ द विंडो ही सॉ द कजन मुराद सिटिंग ऑन मैग्निफिसेंट व्हाइट हाउस। ठीक है, वो जो है देखता है कि जो मुराद को देखता है तो वो क्या है कि एक घोड़े पे बैठा होता है। ठीक है, एक शानदार बिल्कुल मस्त घोड़े पे बैठा रहता है सफेद कलर के। वो देख के चौंक जाता है और वो अपनी आंखों पे यकीन भी नहीं कर पाता। ही कुड नॉट बिलीव हिज आईज एज ही वाज वेरी सरप्राइज्ड एंड जो है bewildered to see the horse there। they know that they knew that they could not buy, यानी वह जानता है कि वो जो है इस घोड़े को खरीद नहीं सकता, इसीलिए they belong to because क्योंकि वो जो है पुअर रूरल ट्राइब से है, इसीलिए तो इसीलिए वो जो है अपनी आंखों पे यकीन नहीं कर पाता है। ये आएगा राइट आंसर। 8वें में देखिए हम, 8वें में पूछा गया जो टेल ऑफ मेलन सिटी है उसका जो किंग है, द किंग इज जस्ट अ प्लेस, व्हाई डज ही देन लॉस ही जो है टेम्पर। ठीक है, यहाँ पे बोला गया जो टेल ऑफ मेलन सिटी है उसमें राजा जो है न्याय प्रिय और शांत है, फिर भी वह अपना आपा क्यों खोता है। न्याय है और मतलब न्याय प्रिय है और शांत है, लेकिन फिर भी वह अपना आपा क्यों खोता है। तो किसी को भी फांसी देने के लिए अगर हम देखें यहाँ पे, जो वहां पहले के समय के राजा हुआ करते थे वो ये छोटी चीजों पे या उनका अपमान होने पे फांसी लगा दो, ये सारी चीजें होती थी। ही वॉज रेडी टू हैंग एनीवन हु कुड बी ब्लेम्ड फॉर द एक्सीडेंट। ही वॉज electric and easily influenced। his जो है exaggerated sense of justice also led to his own death। He is said to be cool but loses his temper over a minor incident। तो ये हो जाएगा, आप पढ़ सकते हैं इसको पूरा। ठीक है, मैंने बता भी दिया आपको। इसकी हिंदी हर बार मैं आपको नहीं बताऊंगा, इंग्लिश का पेपर है, आपको खुद भी समझना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, डिस्क्राइब द डिफिकल्टीज। क्या क्या डिफिकल्टीज हुई। ठीक है, निक मिडलटन ड्यूरिंग हिज जर्नी, जब वो जो है माउंट कैलाश तक जाते हैं, द सिल्क रोड जो आपका चैप्टर है उसमें बताया गया है कि जो निक मिडलटन है, ठीक है, उनको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी जब वो कैलाश पर्वत की यात्रा पे गए, तो वो आपको बताना है। देखेंगे तो अगर मैं मेन मेन चीजें आपको बता दूं तो उनको सबसे पहले रोड जो थी वो बहुत खराब थी, रोड दैट आर बैड। ठीक है, वेदर जो था बहुत कोल्ड था, एंड लैक ऑफ फैसिलिटीज थी, लोडिंग फूड एंड ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन की जो है दिक्कत थी। तो ये सारी चीजें आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, ये इनके साथ दिक्कत हुआ, ये भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पे फिर आप देखेंगे ही स्ट्रगल टू ब्रीथ, ही वाज अनेबल टू स्लीप लास्ट नाइट ड्यू टू अ स्टफी नोज। ठीक है, यानी जब उनकी नाक बंद हो जाती है, नाक बंद होने के कारण उन्हें जो है रात को नींद भी नहीं आती है, ये भी प्रॉब्लम इनको फेस करना पड़ा। और भी जो है चीजें आप यहाँ पे देख सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, मेन मेन चीजें आपको मैंने बता दी। बहुत सर्दियों का मौसम था जो कि मतलब बहुत ठंडा था, एक तो रोड अच्छी नहीं थी, फैसिलिटीज की कमी थी, वहां पे लोडिंग फूड एंड ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत थी, वहां पे रुकते भी एक जगह तो वहां पे क्या है उनकी नाक बंद हो जाती है, सो भी नहीं पाते रात भर, तो ये चीजें इनको दिक्कत होती है। इसी के औथवे में पूछा गया जो क्वेश्चन है आपसे, इन जनवरी 2005 हिस्ट्री वाज क्रिएटेड इन द फील्ड ऑफ जो है आर्कोलॉजी, राइट एन आर्टिकल ऑन विद रेफरेंस टू डिस्कवरी टू द सागा कंटिन्यूज। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि 2005 में जो है हिस्ट्री
क्वेश्चन है आपका 2005 में जो है एक जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, ठीक है, जो पुरातत्व विभाग के लोग होते हैं, उन्होंने इतिहास रच दिया। डिस्कवरिंग द टागा जो कंटिन्यूज है, उसको जो है आपको इसके ऊपर आपको बताना है। तो देखिए 2005 में जब मतलब यहाँ पे सारी चीजें आपको लिखी हुई है, मैं चीजें मेन बता देता हूँ। जब मम्मी को निकाला जाता है, ठीक है, जो मम्मी रहती है उसको निकालते हैं, तो उसमें पता चलता है कि जो मरा हुआ जो राजा है, उसकी मौत कोई जो है नेचुरल डेथ नहीं थी, इसकी मौत अननेचुरल थी। ये सारी चीज़ें इसके अंदर लिखी हुई है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन, आप ये सारे पॉइंट पढ़ सकते हैं। बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा अगर मैं इन सबको आपको पढ़ के बताऊँगा तो, ठीक है? आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर जो है आपका 10 के अंदर पूछा गया है कि नरेटर का एक्सपीरियंस आपको बताना है जब वो मिस्टर डॉर्लिंग के हाउस जाती है सेकंड टाइम, ठीक है? सेकंड टाइम जाती है तो उसका क्या एक्सपीरियंस रहता है आपको बताना है। जो चैप्टर है आपने पढ़ा होगा द एड्रेस वाला, तो ये आपको बताना है। तो दूसरी बार जब जाती है वो, तो अ, यहाँ पे देखेंगे ऑन हिज सेकंड विजिट अ गर्ल अबाउट 15 look the narrator inside and he saw a old fashioned iron जो है हनुक कैंडल होल्डर that had belonged to him। यहाँ पे बोला गया है कि जब वह दूसरी यात्रा पर जाती है वहां पे, तो लगभग 15 वर्ष की एक लड़की जो है अंदर ले गई और वह पुराने जमाने के जो लोहे का हनुक्का कैंडल जो है उसे होल्ड कर जो है देखा कि उसका था। ठीक है, ये सारी चीज़ें करी और आप यहाँ पे देख सकते हैं सेकंड टाइम जाने पे उन्होंने क्या-क्या किया, ये पॉइंट्स लिखे हुए हैं। आगे आते हैं हम, इसी के 8वें में पूछा गया है, टेल ऑफ मेलन सिटी के बारे में पूछा गया है। मॉक द प्रोसेस ऑफ फेयर ट्रायल एंड प्रॉपर जजमेंट जो है यहाँ पे बोला गया है कि जो टेल ऑफ मेलन सिटी है, निष्पक्ष परीक्षण और उचित निर्णय की प्रक्रिया का मजाक उड़ाता है, ये आपको बताना है। तो जी हाँ, ये सही बात है। वहाँ पे जो स्टोरी है इसके अंदर यही हुआ है, तो आप उसको एक्सप्लेन करेंगे किस प्रकार जो है वो फैसले लिया करते थे। ये चीज़ें आपको एक्सप्लेन करना है। यहाँ पे आपको दिख ही रहा होगा, ये चीज़ें आपको जो है क्वेश्चंस, मैं आपको क्वेश्चंस बताऊँ वही सही रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन बताऊँगा आपको तो आंसर्स आप फिर भी कोशिश करेंगे कि आंसर भी आना चाहिए, वरना मैं आंसर दे दूँगा तो आप जो है फिर यही चीज़ें रट लेंगे। इससे दिक्कत हो जाएगी आपके लिए, ठीक है? चीज़ों को समझेंगे तो आपके लिए पेपर करना थोड़ा ईज़ी रहेगा और ज़्यादा शब्द भी लिख पाएँगे। रटने पे आप वही जो रट रखे होते हैं उसके अलावा आप लिख भी नहीं पाते। तो ये क्वेश्चन्स है, आई होप कि आपको समझ आया होगा और ये आपका पार्ट 2 था। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कल के लिए सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट, आपका पेपर अच्छा जाए, मैं ये दुआ करता हूँ। चलिए, मिलता हूँ आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।